अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 2022 का पेपर सॉल्व करना है। इसकी मार्किंग स्कीम ज़रा डिफरेंट आपको फील होगी क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए इस पेपर को सॉल्व करना है। और जो पैटर्न है इस पर आपने फोकस नहीं करना, हम अपने क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, ना ही आपने सेक्शन फोकस करना है। क्वेश्चन 1 इज फिगर 1.1 शोज अ स्टील स्प्रिंग। Describe an experimental procedure for obtaining the results needed to plot an extension load graph. एक्सटेंशन एक्स है और लोड फोर्स है, यानी फोर्स टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या प्रोसीजर यहाँ पर होगा, उस प्रोसीजर को हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। सपोज ये कोई एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के साथ मैंने ये स्टील का जो रिंग है इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर कोई लोड इसके साथ अटैच नहीं किया, तो जो ये रिंग जो ये स्प्रिंग है इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल है। सेकंड में अब इसके साथ जब मैं कोई लोड अटैच करूंगा तो लोड के अटैच होने की वजह से स्प्रिंग के ये जो कॉइल्स हैं, ये जो लूप्स हैं, इनके दरमियान एक्सटेंशन आ जाएगी। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। सपोज ये लोड है जिसे मैं वेट से डिनोट कर रहा हूँ। ये जो एक्सटेंशन आई है ये बेसिकली इस लोड की वजह से आई है। तो एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, वो आपने फाइंड करनी है। सपोज इसको मैं ओरिजिनल लेंथ कह देता हूँ और ये इसकी फाइनल लेंथ है। तो एक्सटेंशन को फाइंड आउट करने के लिए जब आप फाइनल में से ओरिजिनल को माइनस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वही एक्सटेंशन होगी। ये P1 में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया है कि एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन और लेंथ ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जब आप इनको लोड और एक्सटेंशन को अगर आप नोट करेंगे, सबसे पहले ये होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। अगर आप लोड को डबल करेंगे तो एक्सटेंशन भी डबल होगी, लोड 4 टाइम्स करेंगे तो एक्सटेंशन भी 4 टाइम्स होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप वेट जो है या लोड जो है उसको इंक्रीज करेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा, सपोज मैं 2W लिख देता हूँ। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में स्ट्रेचिंग हो रही है, लेकिन इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट है वो अब यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। एक्स भी इंक्रीज करेगा, फोर्स भी इंक्रीज करेगी, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, यानी यहाँ पर हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हुक्स लॉ की एप्लीकेबल कंडीशन से लेकर और ये यानी स्ट्रेट लाइन से लेकर कर्व लाइन तक हमने ये रीडिंग लेते हैं। रीडिंग के बाद हमने उसका एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो यही प्रोसीजर जो है यहाँ पर अब हमने राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होगा, इसकी रीडिंग कर लें आप। वही चीज़ें जो यहाँ डिस्कस की हैं मैंने यहाँ पर राइट डाउन की हैं। पार्ट बी है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू obtain the results for extension load graph, spring is stretched beyond its limit of proportionality. बियॉन्ड का मतलब है कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। स्केच द एक्सटेंशन ग्राफ लोड ग्राफ फॉर दिस स्प्रिंग। इसका मतलब है ये दो कंडीशंस जहां पर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है और जहां पर हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इन दोनों को मिलाकर हमने एक यहाँ पर जो स्केच बनाना है। और जब भी एक्सटेंशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस केस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ये स्ट्रेट लाइन डिनोट करती है एफ और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद अब जो बियॉन्ड वाला केस है ना, बियॉन्ड वाले केस में जो अब ग्राफ है उसने कर्व होना है। चलें ये एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अब जो ग्राफ ने होना है कर्व, और जब तक एक्सटेंशन लोड जो है डायरेक्ट है, हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, उस वक्त तक होगी स्ट्रेट लाइन। तो कर्व जो है वो यूं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि कर्व हमने यहाँ पर ड्रॉ कौन सी करनी है। ठीक है,
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जब भी स्प्रिंग की जो स्ट्रेचिंग है वो बियॉन्ड हो जाती है ना, तो इस केस में जो स्ट्रेचिंग है वो इजी हो जाती है, जिसका मतलब है के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। बियॉन्ड के केस में के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, और एक्सटेंशन फोर्स की जो स्लोप है वो बेसिकली हमें के की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब देखें, ये एक्सटेंशन है और ये फोर्स है यानी लोड। के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ ओवर एक्स, लेकिन यहां पर जो हमारे पास ग्राफ है वो है एक्स ओवर एफ। एक्स ओवर एफ इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, तो इस केस में हमने ये देखना है कि ये जो हमारा केस है, जो ग्राफ है, कि इन दोनों में से कौन सी कर्व होगी जिस कर्व के लिए के की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो कम किसके लिए होगी? देखें, अपने टॉपिक्स में हमने लेक्चर्स में बात डिस्कस की थी कि अगर एक कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो इसकी जो स्लोप है वो डिक्रीज करती है, और अगर एक कर्व जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगी तो उसकी जो स्लोप है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, ये हम के की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर है 1/k। 1/k के केस में, बल्कि ये यूं लिख लें कि अगर ये फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ होगा तो तब तो हमें पता चल जाएगा कि किसकी स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, लेकिन 1/k में यही आपने जो है प्रोसेस, इसको आपने उलट कर देना है। तो k की वैल्यू डिक्रीज बेसिकली होती है इसमें जब स्लोप आपके पास k आ रही हो। हमारे पास स्लोप है 1/k, तो 1/k में हमारे पास जो कर्व होगी वो यूं ड्रॉ होगी। ठीक है, जो अलोंग जा रही वाई एक्सिस, यानी कि स्लोप जितनी इंक्रीज करेगी के की वैल्यू उतना डिक्रीज करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये कर्व लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रॉ नहीं करनी। ठीक है, ये कर्व होगी, तो ये ग्राफ बनेगा। और अगर ये होता फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ, तब ये स्ट्रेट लाइन जाती और यहां से दूसरी स्ट्रेट जो कर्व है वो यूं जाती। ठीक है, के जो है वो डिक्रीज कर रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। अब दो पार्ट्स थे इसके, एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन फिगर ऑन योर ग्राफ मार्क एंड लेबल विद द पी द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन तक होती है, तो जहां तक स्ट्रेट लाइन है आपने ड्रॉ की है उस पॉइंट पर आपने पी लिख देना है। ये P यहाँ पर शो कर रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, पार्ट सी में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 8.5 न्यूटन, यानी कि ये जो वैल्यू है अगर यहाँ से वो ड्रॉ करें तो ये वाली वैल्यू जो है लोड की होगी 8.5 न्यूटन। ये उसने जनरल एक बात बताई है। ठीक है, यानी 8.5 से जैसे ही फोर्स ज्यादा होगी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एंड हो जाएगी और कर्व जो है ना ग्राफ होना शुरू हो जाएगा। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन उसने दी है। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज दिस एंड लोड इज दिस, कैलकुलेट द एक्सटेंशन फॉर ए लोड 5.5 न्यूटन। हमने एक्सटेंशन फाइंड करनी है। एक्सटेंशन बेसिकली एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ओ सॉरी, एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर के। जिस एक्सटेंशन के लिए हमने फाइंड करना है ना, जोन से एक्सटेंशन में फाइंड करनी है उसके कोरिस्पॉन्डिंग लोड हमने वैल्यू लोड की यूज करनी है 5.5 डिवाइडेड बाय के नहीं है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ना जिसमें एक्सटेंशन और लोड दोनों गिवन है, ये हमें के की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, ये आप साथ ही करेंगे यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड बाय 0.014। तो के को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर होगा 250
आंसर सारे ऐसे यूनिट में है तो न्यूटन पर मीटर। 250 यहाँ पर प्लेस करेंगे तो एक्सटेंशन जो है इसको सॉल्व करेंगे, एक्सटेंशन होगी 0.022 मीटर। यूनिट आपने साथ लाजमी मेंशन करना है क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, और कोशिश करनी है कि हर क्वांटिटी जो कि ऐसे यूनिट में है तो इसको भी आप ऐसे यूनिट में ही राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए चाइल्ड्स टॉय कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबल ट्रैक एंड अ मॉडल कार। ये फिगर गिवन है। चाइल्ड फर्स्ट होल्ड्स द कार स्टेशनरी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर कार जो है स्टेशनरी है और ये पॉइंट ए की हाइट जो है 0.45 मीटर है, ये गिवन है। मैस ऑफ कार भी गिवन है। चाइल्ड देन रिलीजेस द कार विच ट्रेवल्स टुवर्ड्स पॉइंट बी, बोथ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन आर नेग्लिजिबल। जब कार को यहाँ से वो रिलीज करेगा तो कार जो है वो ए से बी की तरफ मूव करेगी। देखें इसकी मोशन कैसे होगी, कार ए से बी की तरफ जाएगी और बी पे आगे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट जो है वो पाथ है तो इस पे मूव करेगी। ठीक है, इस तरह ये मूव करेगी। अभी आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पॉइंट ए पर उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी और जब पॉइंट ए से बी पर आएगी तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो पॉइंट बी पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम इज 0.12 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 0.45 मीटर। तो इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.54 जूल। पार्ट बी है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार व्हेन इट रीचेस बी। बी पॉइंट पर स्पीड ऑफ कार फाइंड करनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें हाइट और स्पीड दोनों हैं तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने अप्लाई करना है। तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो लॉस बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है। मैस मैस से कैंसिल, तो v का जो फॉर्मूला बनेगा एक्सप्रेशन बनेगा 2gh। तो वैल्यूज अब प्लेस करें यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 0.45, तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। पार्ट सी, आफ्टर रिलीजिंग इट चाइल्ड एक्सपेक्ट्स द कार टू फॉलो दिस ट्रैक। इन फैक्ट मॉडल कार डजंट रीच एफ। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी why car does not go past D which is also 0.45 मीटर above the horizontal track। कहने का मकसद ये है जब कार यहाँ से मूव करेगी, बी से मूव करेगी, फिर सी पे जाएगी, जो चाइल्ड है उसका ख्याल था ये सी से डी और एफ यानी कि इस पाथ को फॉलो करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब कार ने मूव किया सी से डी पॉइंट पर जाके कार जो है वो डी पॉइंट को क्रॉस ही नहीं कर पाई। तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमने बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। सी पॉइंट के पास सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी है और डी पॉइंट पर होगी पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट पर है। तो इसका मतलब है कि जब कार जो है सी से डी की तरफ मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अगर वो डी को पास नहीं कर सकी इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, जिसकी वजह से उसने एक हाइट जो है वो कवर की लेकिन फर्दर मोशन वो नहीं कर सकी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही आएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी एट पॉइंट डी। तो ये इसका आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती होती जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब क्या है कि सारी की सारी होल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है।
तो काइनेटिक एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो मोशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। पार्ट टू है इमीडिएटली आफ्टर बीइंग रिलीज्ड एट ए कार ट्रेवल्स बी टू सी एंड देन टू डी, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ कार आफ्टर इट रीचेज डी। जब वो डी पर पहुंचेगी वहां पर अब इसकी मोशन क्या होगी। देखें डी पॉइंट पर अगेन पोटेंशियल एनर्जी है, तो डी से जो है वो खुद ब खुद जो है कार जो है डी से सी की तरफ मूव करेगी, हाई से लो। ठीक है, डी से सी की तरफ मूव करेगी, फिर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ से पॉइंट ए पर जाएगी और ए से अगेन जाएगी। ये बेसिकली ए से डी का इस तरह का इसका बिहेवियर ओवरऑल होता रहेगा जब तक इसके पास एनर्जी मौजूद है। ठीक है, सी से ए पर जाएगी, फिर अपने मोशन को रिपीट करती रहेगी। ठीक है, अनटिल उसकी जब तक एनर्जी उसके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैनोमीटर से रेलिवेंट है। अब आपके कोर्स में मैनोमीटर जो है वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व लाजमी करते हैं क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रेशर से रेलिवेंट हैं, वो आपके यूज होंगे। ये कर्व एक ग्लास ट्यूब है जिसके एक एंड जो है वो क्लोज है, एक एंड ओपन है। क्लोज एंड में एयर को ट्रैप किया है, हाइट गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द ट्रैप एयर। यहाँ पर जो एयर ट्रैप हुई हुई है उसका प्रेशर हमने फाइंड करना है। जब भी फ्लूइड का केस आता है तो फॉर्मूला हमारे माइंड में आता है रो जी एच, पी इज इक्वल टू रो जी एच। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन नहीं है तो यही फॉर्मूला होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी एक्सर्ट हो रहा है। रो जी एच की वैल्यूज गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट बी है ट्रैप एयर इज हीटेड, हाइट ऑफ ट्रैप एयर इज एक्स, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई एक्स चेंजेस व्हेन एयर इज हीटेड। ये एक्स है, जब एयर को हीट अप करेंगे तो एक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? अब मैं इसके वर्डिंग तो नहीं यहाँ पर राइट डाउन करूंगा, मेन कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। हीट अप की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड इंक्रीज करेगी, यानी कि दे विल मूव फास्टर। उसकी वजह से इनकी जो हीटिंग है वॉल्स के साथ वो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से एक्स जो है वो चेंज होगा। तो इस वजह से जो एक्स है वो चेंज होगा। ठीक है, ये आप अपने वर्ड्स में इसको राइट डाउन कर सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखें, बिकॉज के प्रेशर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट्स आपके यूटिलाइज होंगे। Trap air reaches a constant temperature that is greater than initial temperature. Describe and explain the change H in terms of pressure involved. अभी हमने बात की जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया था, इनिशियल से ग्रेटर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सारा प्रोसेस होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंशन होगी। एयर को अब ज़्यादा प्लेस चाहिए, वो ज़्यादा प्लेस कवर करेगी। तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, जो लेवल है एच जो है वो इंक्रीज करेगा और उस वक्त तक इंक्रीज करेगा जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 X-rays are transverse waves that are part of spectrum of waves. State the name of spectrum that include X-rays. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। बी का पार्ट 1 एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। कोई भी वर्ड आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके अलावा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स। फ्रीक्वेंसी जो है इसका जनरल फार्मूला n/t, नंबर ऑफ ये कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम है। और
इसका जो यूनिट होता है वो पर सेकंड होता है, या एसआई यूनिट इसका हर्ट्ज होता है। ये जस्ट एक डिस्कशन के लिए, रिवीजन के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। आपका मेन जो आंसर है वो यही वाला है। पार्ट 2 है स्टेट द नेम ऑफ वेव इन द स्पेक्ट्रम दैट हैव द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो गैमा रेज जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी वेवलेंथ सबसे स्मॉलर होती है। पार्ट सी है एक्सरेज आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ब्रोकन बोन्स। Explain how does how this is done. You may draw a diagram if you wish. एक्सरेज जो है ना, ये जो बोन्स हैं, बोन्स होती हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। हाई डेंसिटी की वजह से एक्सरेज बोन्स में से पास नहीं कर सकती। सपोज ये एक एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, और यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट है या फिल्म है। ये एक्सरेज यहाँ से निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं। अब हमारी बॉडी में देखें काफ़ी कुछ है। हमारी बॉडी में फ्लैश भी है, हमारी बॉडी में बोन्स भी हैं। बोन्स की डेंसिटी होती है बहुत हाई। हाई डेंसिटी की वजह से एक्स रेज जो है वो बोन में से पास नहीं हो सकती। अब देखिएगा, जहां पर बोन ब्रोकन है, सपोज ये एक बोन है, ये ब्रोकन है, बोन में से पास नहीं कर सकेंगी। लेकिन जहां पर ये बोन ब्रोकन है वहां से ये एक्स रेज जो है पास होना शुरू हो जाएंगी। जहां से एक्सरेज पास होंगी ना, तो ये पास होने के बाद जो फोटोग्राफिक फिल्म है वहां पर आकर जब ये फॉल करेंगी, तो वो एरियाज जहां से ये पास होंगी वो वाइट हो जाएंगे। ठीक है। और जैसे ये एरियाज वाइट होंगे, जब इसका वो स्कैन निकालेंगे तो स्कैन में वाइट एरियाज इस चीज को फिगर आउट कर देंगे कि कोई बोन जो है वो ब्रेक हुई है या नहीं। अगर ये वाइट है तो ये एरियाज जो है शो करेंगे कि जो बोन है वो किस जगह से ब्रेक हुई है। और अगर जो स्कैनिंग की वो जो रिपोर्ट आती है उसमें फॉर एग्जांपल सारी जगह ही ब्लैक है, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्चर नहीं है। तो इस तरह पता चलता है। इसको वर्डिंग में हम अब राइट डाउन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने फोटोग्राफिक फिल्म लिखी है, यहाँ पे सीसीडी लिखा है। यहाँ पर आप कोई भी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। पार्ट 2 है एक्सप्लेन व्हाई एक्सरेज आर नॉट यूज्ड फॉर प्री नेटल स्कैनिंग। प्रीनेटल स्कैनिंग, प्रीनेटल का मतलब होता है कि जो जब भी प्रेगनेंसी होती है उस वक्त जो फीटस होता है अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता, तो वो बेसिकली प्रीनेटल स्कैनिंग प्रीनेटल कहलाता है। तो इसके लिए हम एक्सरेज को यूज़ नहीं करते। प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है, एक्सरेज को यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज एक्सरेज होती हैं हाई एनर्जी रेज। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब के बॉडी पर भी अगर ये फॉल करें तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसका लॉस कर सकती हैं, उसको कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। प्री नेटल तो एक जो फीटस है वो तो भी फुली डेवलप ही नहीं हुई, तो इस वजह से एक्सरेज को यूज़ नहीं किया जाता। कोई बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डीएनए की म्यूटेशन हो सकती है, उससे कैंसर भी हो सकता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हमें अगर किसी खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्रैक्चर का इशू हो, अगर एक्सरेज करवानी पड़े, तो हमारी बॉडी एक मिनिमम अमाउंट को जो है बियर कर सकती है, क्योंकि हम फुली डेवलप्ड हैं। लेकिन जो प्री नेटल है वो जब तक फुली डेवलप नहीं होता, एक्सरेज जो हैं वो उसके लिए बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि एक्सरेज हाईली आयोनाइज्ड रेडिएशन होती हैं। तो इस वजह से कैंसर या बर्थ डिफेक्ट्स जैसे इश्यूज या डीएनए की म्यूटेशन वगैरह के इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 5.1 is a diagram that shows the number of particles in a charge atom, ions of beryllium. Charge on electron is this and charge on ion is this. ये प्लस का साइन याद रखिएगा। डिड्यूस फ्रॉम द चार्ज ऑन द आयन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अगर तो एटम होता तो एटम का मतलब था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेम होंगे।
लेकिन जो आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसका मतलब है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अपनी वर्किंग अब हमने शो करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो चार्ज आया है 3.2, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन की वजह से आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं ये 1.6 है, ये 3.2 है। 1.6 को हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 3.2 आए। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करें, या आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आयन पर ये चार्ज आया है। अब देखें, अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कितने होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं 2, तो ये वाला जब फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा +2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है 4 प्रोटॉन्स यहाँ पर इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे। राइट डाउन द न्यूक्लियाइड नोटेशन सिंबल फॉर द न्यूक्लियस ऑफ इट्स चार्ज एटम बेरिलियम है। प्रोटॉन इसमें 4 हैं और इसका जो मास नंबर है वो 9 होगा, तो ये इसकी नोटेशन होगी। पार्ट बी है एक्सप्लेन द टर्म आइसोटोप। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे और मास नंबर डिफरेंट है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। पार्ट सी है एक्सप्लेन व्हाट प्रिवेंट्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम फ्रॉम एस्केपिंग। ये न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम से एस्केप नहीं कर सकते। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स that are magnetic from the non-magnetic। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ मेटल फ्रॉम विच कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। सॉफ्ट आयरन यूज की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज पावर्ड बाय दिस वोल्टेज। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन। करंट गिवन है, पावर ट्रांसफर हमने फाइंड करनी है। वोल्टेज और करंट गिवन है, तो P इज इक्वल टू वी आई। वी है 220 मल्टीप्लाई बाय 39, तो मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8.6 इंटू 10⁻³ वाट। पार्ट 2 है डीसी सप्लाइज अ सेट ऑफ बैटरीज। बैटरी पावर द मैग्नेट फॉर दिस टाइम। कैलकुलेट द चार्ज ड्रिवन अराउंड द कंप्लीट सर्किट। Q इज इक्वल टू आई टी, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट जो है 39 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम है 4.5 आवर्स। स्टूडेंट्स, अब एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने क्वांटिटीज को ऐसे यूनिट में ही रखना है। 39 एम्पियर है, तो ये आवर्स हैं, इनको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.3 इंटू 10⁻⁵ कूलम्ब। ऐसा यूनिट में आपने इसको राइट डाउन करना है। पार्ट सी है, ऑन अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग electromagnet is switched on, current is greater than 39 ampere before decreasing, explain why current initially greater than 39। करंट और करंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखें स्टूडेंट्स, ये जो कोल्ड मॉर्निंग है ना, ये आपको कोई हिंट दे रही है। हिंट इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो कम है। जब टेम्परेचर कम है तो इट मीन्स के रेजिस्टेंस जो है वो कम है।
रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट जो है वो लार्जर होगा। तो कोल्ड मॉर्निंग बेसिकली आपको लेस रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यही आपने अब इसको लिखना है। ये रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट लार्ज है। इसको फर्दर अगर आप टेम्परेचर का रेफरेंस देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसे ही राइट डाउन किया है। सेक्शन बी और ये क्वेश्चन वगैरह इन चीज़ों का आपने नहीं देखना, हमने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिगर 7.1 shows a child sitting on a sledge on a snow-covered hill of constant slope at time t is equal to 0. Child and sledge begin to move down the hill in a straight line. स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। व्हेन चाइल्ड सीज अ वॉल अहेड ही अप्लाइज ब्रेक। चाइल्ड एंड स्लेज कंटिन्यू टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कम टू स्टॉप बिफोर हिटिंग द वॉल। यानी ये यहाँ से मूव कर रहा है, जब इसने वॉल को देखा तो ब्रेक्स अप्लाई किए हैं और वॉल को हिट करने से पहले पहले ये स्लेज जो है स्टॉप हो गई है। फिगर 7.2 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस जर्नी। स्पीड टाइम ग्राफ है। ब्रेक इज अप्लाइड एट 26 सेकेंड। सबसे पहले 26 सेकेंड्स कहाँ पर होंगे, ये वाला पॉइंट, क्योंकि जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ना सारा, ये बेसिकली यहाँ पर ब्रेक को अप्लाई किया है। ठीक है। फिगर 7.2 shows how speed of child and sledge varies over the whole journey. Explain between 0 to 26 speed varies in a way as shown by graph. 0 से 26 तक हमने बताना है जो स्पीड की वेरिएशन है वो क्या आ रही है। ठीक है। पहले देखें स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जब वो स्लोप पर डाउनवर्ड मूव करेगा तो जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। इसी तरह अगर आप कोई स्लाइड लेते हैं तो जब आप डाउनवर्ड मूव जाते हैं तो डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से जा रहे हैं तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पीड इंक्रीज करेगी और कुछ टाइम के बाद स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि उसने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लिया है। तो ये अब हमने दो पॉइंट्स जो हैं इनको वर्ड्स में राइट डाउन करना है। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, इसको जरा डिस्कस करते हैं। इनिशियली स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और इस पार्ट पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई है। अगर हम इसकी स्लोप को देखें, स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन है, और अगर ये जो कर्व है ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है। स्लोप क्यों डिक्रीज कर रही है, यहाँ पर हमने राइट डाउन किया है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी वैसे वैसे जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। जिसकी वजह से जो नेट एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, जब ड्रैग फोर्स यानी कि एयर की रेजिस्टेंस और वेट फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो उस वक्त क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये कांस्टेंट स्पीड बेसिकली टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। इसके बाद जो ये वाली लाइन है इस पर उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं। जब ब्रेक्स अप्लाई करेगा ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था वो 0 से लेकर 26 तक था। तो ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। ये आपने इसकी रीडिंग भी कर लेनी है और इससे ही आपने इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड भी करना है। ठीक है। पार्ट बी है एट 26 सेकेंड फ्रंट of the sledge is 350 meter from the wall. Determine the distance between front of the sledge and wall when sledge stops. 26 सेकेंड पर जो स्लेज के फ्रंट और वॉल का डिस्टेंस है वो 35 मीटर है, और जब वो स्टॉप होगा उस वक्त इनका जो डिस्टेंस है वो हमने बताना है क्या होगा। ठीक है। तो अब देखें डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होती है। ठीक है।
और जो एरिया है वो बेसिकली हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देगा। तो 26 से ये वाला पॉइंट जहाँ पर स्पीड जो है वो 0 हो गई है, या- यानी ये स्टॉप हुआ है, 26 से इस पॉइंट तक का जो एरिया होगा वो हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये पॉइंट है ना, तो ये वाला है, ये 26 है। यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्राइंगल बन रही है। ये 26 है, या जब आप ये ब्लॉक्स के साथ करेंगे तो ये वाला जो है 30 होगा। और जो स्पीड है, ये भी स्टूडेंट्स आपकी एक असाइनमेंट ही है। ये पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक से आपको कैसे पता चलेगा कि एक ब्लॉक कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं जस्ट यहाँ पर वैल्यू राइट डाउन करूँगा। तो जो इसकी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 15.2 है इस पॉइंट पर स्पीड की। तो ये अब हम यहाँ से एरिया अंदर अंडर जो ग्राफ है उसको हम यूज़ करके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है, ट्राइंगल है ना, तो 26 से 30, ये आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय स्पीड है 15.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30.4 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो उसने ब्रेक लगाने के बाद और स्टॉप होने तक, फ्रॉम ब्रेक टू स्टॉप, ये वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है। ये वो डिस्टेंस नहीं है जो स्लेज और वॉल के दरमियान है, ये वो डिस्टेंस है जब उसने ब्रेक सप्लाई किए और स्टॉप हुआ। तो हमने फाइंड करना है कि जब वो स्टॉप होगा तो स्लेज और के फ्रंट और वॉल के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 35, माइनस जब आप माइनस करेंगे तब आपका जो आंसर है वो आएगा। ये डिस्टेंस है जो स्लेज और वॉल के दरमियान है जब वो स्टॉप हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है एट t is equal to 26 child and sledge begins to decelerate because speed decreasing, determine the size of deceleration। डिसलरेशन या एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल 0 है, इनिशियल 15.2 अभी हमने सॉल्व किया, और जो टाइम है वो 4 सेकंड है डिसलरेशन का। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन आएगा, माइनस साइन बेसिकली डिसलरेशन को शो करता है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करना है। पार्ट 2 है mass of child is this and mass of sledge is this, calculate the resultant force as they decelerate। तो mass भी गिवन है तो resultant force F is equal to ma। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के masses को आप ऐड करेंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन या डिसलरेशन है 3.8, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 210 न्यूटन। यूनिट्स आपने लाजमी मेंशन करने हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट इज टेकिंग प्लेस एट चाइल्ड एंड स्लेज डिसलरेट। तो डिसलरेशन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी या हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ये कन्वर्जन जो है, ये एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पर होगी। पार्ट डी है at t is equal to 26 second when brakes is applied child jerks forward on the edge। ये इसी तरह ये जैसे आप एक कार पे जा रहे हैं, यकदम अगर एक ब्रेक अप्लाई करें तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो एक जर्क आपको फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा बेसिकली आपके इनर्शिया की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन अ ग्लास। ये बीम है, परपेंडिकुलर है लेंस के, डैश लाइन जो है ये इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस इज सी। लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस है। पार्ट 1 में कहते हैं इंडिकेट द शेप ऑफ लेंस। लेंस की शेप को हम ड्रॉ करेंगे।
द लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस की शेप ये वाली होती है। इंडिकेट द शेप ऑफ लेंस बाय ड्राइंग आउटलाइन ऑफ द लेंस अराउंड द डैश लाइन। इस लाइन के अलॉन्ग हमने इसको ड्रॉ करना है। ये कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। कि मैं इसे मैनुअली कर रहा हूँ, आपने इसको ड्रॉ करना है किसी स्केल वगैरह से कर लीजिएगा बेशक। ड्रॉ द पाथ टेकन बाय ईच रे ऑफ लाइट। ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी क्योंकि इसने लाइट को डाइवर्ज करना है, मतलब फैलाना है। और ये जो स्ट्रेट लाइन ये जो आ रही है सेंटर से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। और यहाँ से अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर आके ये मीट करेंगे सारी रेज। यहाँ पर इमेज भी एक बनता हुआ हमें दिखाई देगा, आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। डाइवर्जिंग lenses are used to correct the short sight. This figure is a simplified diagram of short-sighted eye. Light from a distant object strikes the eye lens. शॉर्ट साइटेडनेस में होता है कि एक जो पर्सन है वो करीब की चीज़ों को इजीली देख पाता है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं उनको देख नहीं पाता, वो ब्लर होती हैं। ये फिगर में हमने ये रेज आ रही हैं, इनको हमने ड्रॉ करना है। यहाँ से ये रेज जो हैं ये आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो बेसिकली ये रेज जो हैं इस तरह यहाँ से बनेगी डायग्राम इनकी, और जो स्ट्रेट आ रही है वो स्ट्रेट ही रहेगी। और ये इस तरह रेटिना पे इनका इमेज जो है वो बन जाएगा। ठीक है। पार्ट 2 है स्टेट हाउ इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड बाय नॉर्मल आई डिफर्स फ्रॉम द शॉर्ट साइटेड आई। जो दूर का ऑब्जेक्ट है शॉर्ट साइटेड के लिए वो ब्लर होगा, और जो नॉर्मल आई के लिए वो क्लियर होगा, यानी शार्प इमेज होगा। ये इनके दरमियान डिफरेंस है, ये इसका आंसर होगा। पार्ट 3 है एक्सप्लेन हाउ अ डाइवर्जिंग लेंस करेक्ट्स द साइड ऑफ अ शॉर्ट साइटेड आई व्यूइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज होने के बाद रेटिना पे जाके फॉल करेंगे, जिससे जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बेसिकली लाइट रेज को रेटिना तक हमने पहुंचाना होता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस जो है लाइट रेज को फैला देगा, वो इजीली रेटिना तक फॉल कर जाएंगी। पार्ट सी है फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस। ये सेंटर ऑफ लेंस है, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। ये आगे डैश लाइन है बेसिकली। अब हमने इसमें करना क्या है, बाय ड्राइंग ऑन फिगर 8.3 फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। हमने इमेज की पोजीशन बतानी है एंड ड्रॉ इमेज एंड लेबल इट आई। इमेज को हमने ड्रॉ भी करना है और उसको लेबल भी करना है। तो सबसे पहले जो एक रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से इसके बाद जो है रे ऑफ लाइट जो है वो डाइवर्ज करेगी यूं। ठीक है। ये आप लोग जब इसको बनाएंगे किसी स्केल से बना लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ड्रॉ होगी। और एक दूसरी लाइन जो सेंटर में से पास करेगी वो विदाउट एनी डिविएशन पास कर जाएगी। ठीक है। ये वाली रे इस तरह पास करेगी। अब इस रे को हमने बैकवर्ड जो है वो लेके आना है। जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगी ना, ये वो आपका इमेज का पॉइंट होगा। ठीक है। एक्चुअल रेज आपकी ये वाली हैं, पहली और दूसरी। ये जो डॉटेड लाइन है ये बेसिकली मैंने इसको एक्सटेंड किया है, और जहां पर ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी ये आपका इमेज का पॉइंट होगा। और डाइवर्जिंग लेंस है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। तो ये यहाँ पर आप आई लिख देंगे इमेज, इस तरह इसको ड्रॉ कर लें। यही बेसिकली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है।
पोजीशन और इमेज को ड्रॉ किया, साथ इसकी पोजीशन भी हमने बता दी। एक्सप्लेन वेदर इमेज प्रोड्यूस इज रियल और वर्चुअल। इमेज वर्चुअल होगा। इमेज इज वर्चुअल एंड लाइट डजंट पास थ्रू द इमेज। लाइट बेसिकली इमेज में से पास नहीं करेगी, बल्कि हमने इसको खुद एक्सटेंड किया है क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, तो इस वजह से ये मैंने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है। पार्ट 3 है ऑन द ग्रिड राइट एन ई इन ए पोजिशन फ्रॉम विच एन आई कैन सी द इमेज। आई जो है इमेज को कहीं से भी देख सकती है इस पूरे एरिया में, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आई है वो इसे इस इमेज को देख रही है। डिटरमिन द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन होती है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 3.5 गिवन है, इमेज का साइज क्या होगा। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इमेज जो है वो किस ब्लॉक को टच कर रहा है। ये वाली लाइन है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ब्लॉक्स कितने हैं। 1 सेंटीमीटर में 5 ब्लॉक्स हैं। 5 ब्लॉक्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि इमेज में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ब्लॉक्स हैं। तो इमेज के हैं जी 8 ब्लॉक्स। तो अब यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, क्या होगा। तो यहाँ से देखें कि एक सिंगल ब्लॉक हमें कितने सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। 5 ब्लॉक्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर हैं, तो एक ब्लॉक हमें 1/5 यानी 0.2 सेंटीमीटर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक ब्लॉक से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है 0.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 8 ब्लॉक्स के लिए कितनी होगी। 8 ब्लॉक्स के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6। तो इमेज जो है 8 ब्लॉक्स के लिए ये आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1.6 लिखेंगे तो ये आंसर बनेगा 1.6 डिवाइडेड बाय 3.5। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी 0.45। मेरा ये आंसर आया है। हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो वेरी करे, लेकिन जो वेरिएशन है वो जो आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है वो 0.30 से लेकर 0.50 तक होगी। इसके दरमियान में आपका आंसर जो है वो लाई करेगा, ठीक है। जब आप इसको एक्यूरेटली मेजर करेंगे, करेक्टली आप इनको ड्रॉ करेंगे, तो ये आपकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पावर सप्लाई इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 स्टेट 2 ways in which EMF differs from the alternating current। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करे। ईएमएफ जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड में भी और साइज में भी। तो यही दो चीज़ें आप लिख लेंगे। ये दो डिफरेंस हैं, ईएमएफ डिफर करती है एसी से। पार्ट बी है सर्किट इंक्लूड्स 3 resistors and 2 open switches। YZ is a straight line, a horizontal section of connecting wire that lie between the two magnets। S1 is closed। Calculate the current in YZ। अच्छा जी, जब S1 को हम क्लोज करेंगे तो कन्वेंशनल करंट है, करंट यहाँ से पास करेगा, इस पॉइंट पर आके करंट यहाँ भी जाएगा और करंट यहाँ भी जाएगा। जब करंट 3 ओम से पास करेगा तो ये सर्किट ओपन है, तो यहाँ से करंट पास नहीं कर सकेगा। तो करंट जो है वो सिर्फ यहाँ से पास करके इस रूट के थ्रू इस वायर में से पास करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है करंट के पाथ में दो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, एक 20 और एक 28 ओम। तो करंट इन दी वाई जी होगा I इज इक्वल टू V बाई आर। V 12 है, आर 20 से 28 तक जो करंट है वो एक ही पाथ से गया है। तो इनको आप सिंपली, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपली इनको ऐड कर देंगे।
20 + 28 48 इज इक्वल टू 1/4 या 0.25 एम्पेयर। पार्ट 2 है एक्सप्लेन व्हाई वाईजी एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस होती है मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन से। देखें, एक ये नॉर्थ और साउथ है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड है। एक जो ये करंट पास कर रहा है, जो हमने फाइंड आउट किया है, इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर दो फील्ड्स आ गई हैं, एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये नॉर्थ साउथ यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट करेंगी, इन दोनों के इंटरेक्शन से यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी। तो यही हमने यहाँ पर राइट डाउन करना है। ये इसका आंसर होगा कि दोनों की इंटरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड्स की, उसकी वजह से जो है फोर्स एक्सर्ट होगी। टिक द बॉक्स विच डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वाई। इसके लिए हम जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को आप रखेंगे नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, और जो मिडल फिंगर है वो हम रखेंगे इस डायरेक्शन में। मिडल फिंगर आपने Z2Y यानी करंट की डायरेक्शन में रखनी है। जो इंडेक्स फिंगर है, जो मतलब कि जो शहादत वाली उंगली है ना, लेफ्ट साइड वाली जो फर्स्ट फिंगर है, अगर राइट साइड हो तो शहादत वाली उंगली होगी। वही जो लेफ्ट साइड वाली फिंगर है उसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का बताएगी। तो जब आप यहाँ पर दोनों रखेंगे, जो थंब है वो बेसिकली इंडिकेट करेगा फोर्स को, और थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्शन जो है वो होगी डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा मैक्सिमम जो होती है ना, वो परपेंडिकुलर एक्ट करती है। ठीक है, पार्ट 4 है एक्सप्लेन हाउ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वाइज इज डिटरमिन्ड। ये फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो यहाँ पर आपने राइट डाउन करना है, स्टेट कर दें उसको या राइट डाउन कर दें कि जो इंडेक्स फिंगर को आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये होगी मिडल फिंगर, इसको रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी Z2Y डायरेक्शन होगी फिंगर की, ये जो मिडल फिंगर है। और जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है जो फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है सारी। पार्ट C है स्विच S2 इज नाउ क्लोज्ड, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दोबारा यहाँ पर आते हैं। जब ये भी क्लोज हो जाएगा तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी। देखें स्टूडेंट्स, ये वाली जो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इनका रिजल्टेंट जो है 28 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, 30 और 20 जो है पैरेलल हैं, और 28 जो है वो इनके साथ सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए प्रोडक्ट ओवर सम हम कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/r के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। यानी पहले मैं इससे सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बताता हूँ। प्रोडक्ट ओवर सम 30 और 20 हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, ये दो रेजिस्टेंसेज अगर हों पैरेलल में उनके लिए यूज होता है प्रोडक्ट ओवर सम। सम करेंगे तो 50 प्लस दूसरी सीरीज में ना 28, वो सिंपली आपने ऐड कर देनी है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 12 प्लस 28, तो आंसर आ जाएगा 40 ओम। ये आपका आंसर होगा।
इसको आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लें। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 60 और 2 + 3 5/60 1/12 यानी आर जो है वो 12 आ जाएगा। वही आंसर आ गया। और जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसके लिए फिर आप इसको, चूँकि ये 12 जो है बेसिकली इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 12 होगा। ठीक है, जो 12 कॉम्बिनेशन है ये 28 के साथ सीरीज़ में हो जाएगा, तो सिंपली आप उसको ऐड कर दें। तो आप अलग-अलग सीरीज़ पैरेलल कर लें तब भी आपका वही आंसर आएगा। डायरेक्ट अगर आप कर लेंगे पैरेलल के लिए प्रोडक्ट और सम कर लेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द फोर्स ऑन YZ एज स्विच S2 इज क्लोज्ड। जब हम स्विच S2 को क्लोज करेंगे तब क्या होगा? जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप इसको भी क्लोज करेंगे तो करंट जो है अब S2 से भी यहाँ पर जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। तो करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। करंट जब इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फोर्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो स्विच S2 को क्लोज करेंगे तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करेगी। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे करेगी। ये जरा मैं आपको समझा दूं, अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। जब S2 क्लोज होगा, ठीक है, उस वक्त जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो अभी हमने फाइंड की थी, वो थी 40 ओहम अभी हमने फाइंड की थी। और जब S2 ओपन था, ठीक है, तो S2 जब ओपन था उस वक्त सिर्फ करंट जो है 20 से 28 में गया था, तो उस वक्त आर इक्विवेलेंट जो थी वो थी 48 ओहम। तो इसका मतलब है कि जब S2 क्लोज होगा तो रेजिस्टेंस 40 ओम होगी, S2 जब ओपन है तो रेजिस्टेंस 48 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो ओवरऑल डिक्रीज करेगी, इसकी वजह से करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होने की वजह से फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट है करंट। 20 ओम में I20 है और 30 ओम में I30, इनकी रेशियो फाइंड करनी है। अब करंट का फार्मूला होता है V/R। हमने रेशियो फाइंड करनी है I20 डिवाइडेड बाय I30। V/R है। अब ये देखें 30 और 20 का कॉम्बिनेशन कौन सा है? कॉम्बिनेशन पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है दोनों का वोल्टेज क्या होगा? वो सेम होगा। I20 और I30 ओ 20 ओहम और 30 ओहम जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो सेम होगा। तो आप इसको लिख लेंगे V/R20 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीजन जब मल्टीप्लाई होगी तो ये इसका ये चेंज हो जाएगी। R30 डिवाइडेड बाय V से कैंसल, तो R30 डिवाइडेड बाय R20 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 20 के सामने 30 वाला रेजिस्टेंस आएगी, 30 के सामने 20 वाली रेजिस्टेंस आएगी। अब इनकी वैल्यूज को हम प्लेस कर देते हैं। 30 डिवाइडेड बाय 20 ये आ जाएगी 1.5 रेशो। तो ये स्टूडेंट्स आपका 22 का पेपर था जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया। इसको आप रीड आउट करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मई जून का पेपर सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लें। थैंक यू।